D5 हिंदी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। आज के शो में हम राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोरंजन व खेल के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। आज के समागम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू। मैं खुलासा न्यूज का समागम की ओर से और D5 चैनल हिंदी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार संधू साहब। जी धन्यवाद शाही जी। संधू साहब, राजनीति और मौसम दोनों ही चरम पर हैं। राजनीति के चलते माहौल पूरा गर्मा चुका है। 5 राज्यों के चुनाव हमारे सामने हैं और वहीं दूसरी ओर तापमान में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। तो इसके ऊपर आज हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। आज पूरे उत्तर भारत में विश्वासघात दिवस किसानों की ओर से मनाया जा रहा है। ये विश्वासघात दिवस क्या है, इसके ऊपर संधू साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी शाही जी, जिस तरह से किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में किसानों की जीत हुई, जिस प्रकार से कृषि कानून लाए गए थे उसी प्रकार से केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस भी लिए। इसी के चलते किसानों ने किसान आंदोलन खत्म किया और कुछ मांगे थी उनकी, जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने कहा था कि आप किसान आंदोलन खत्म करें, आप अपने घर को वापस चले जाएं और हम उन मांगों के ऊपर विचार करेंगे, उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। उसमें से सबसे मुख्य मांग थी कि जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं, केस दर्ज किए गए हैं, वो वापस लिए जाएं। और दूसरी मांग थी कि एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी दी जाए, उसको भी कानून बना दिया जाए ताकि किसानों को उनकी जो फसल है उसकी सही कीमत मिल सके। और तीसरी मांग थी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिसके चलते 4 किसान शहीद हुए थे, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई थी जी। तो इसी के चलते जो इससे संबंधित थे अजय मिश्रा टैनी, जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग को लेकर किसान अड़े हुए थे। तो किसानों का कहना था कि इन मांगों को माना जाए तभी हम किसान आंदोलन खत्म करेंगे। तो केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप घर वापसी करें, हम इन मांगों को मानेंगे, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसानों की किसी भी मांग के ऊपर केंद्र सरकार ने गौर नहीं किया है। इसी के चलते किसानों ने आज का दिन निर्धारित किया था 31 जनवरी का, कि आज के दिन हम विश्वासघात दिवस मनाएंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और आज खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कई और भी स्थान हैं जहां पर लगातार रोज प्रदर्शन किया गया है किसानों की ओर से, और ज्ञापन दिए गए हैं जो अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति के नाम। जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून रद्द किए थे, किसान चाहते हैं कि उसी प्रकार हमारी जो और मांगे हैं वह भी पूरी हो जाएं। लेकिन जो मामला है खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इसके बाद किसानों का जो आज का प्रदर्शन है, इसका केंद्र सरकार के ऊपर क्या दबाव पड़ता है, किस तरह से केंद्र सरकार इसके बाद इन मांगों को मानती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। जी संधू साहब, आपको याद दिला दें, इस मामले पर किसानों का जो मामला था कृषि कानूनों के संदर्भ में, तकरीबन 14 माह तक लंबा आयोजन चला और संघर्ष इतना जबरदस्त था कि वहां पर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसान दिन रात जमा रहे। और सबसे खास बात यह है कि अब किसान आंदोलन क्या रूप लेगा, क्या स्थितियां बनेंगी और क्या केंद्र सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जी। अब दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे, वो है बहुत महत्वपूर्ण खबर पंजाब से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विक्रम मजीठिया के ऊपर जो केस था उसको, जमानत को रद्द कर दिया है। वो क्या है, इसके ऊपर पूरा रुख स्पष्ट करते हैं संधू साहब। देखिए शाही जी, विक्रम मजीठिया ड्रग केस में कानून का सामना कर रहे हैं जी। इसी के चलते मोहाली की अदालत का भी उन्होंने रुख किया था, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी कुछ समय के लिए उनको राहत दी, लेकिन जो पिछली बार सुनवाई हुई इस मामले में, उस मामले पर जो हाई कोर्ट था उन्होंने कोई भी फैसला अच्छी से नहीं सुनाया था, राहत नहीं दी गई थी विक्रम मजीठिया को। लेकिन अब विक्रम मजीठिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने
23 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है और वो चुनाव के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पहले बता चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में खड़े हैं, वो उनके ऑपोजिट खड़े हैं। अब देखना होगा कि विक्रम मजीठिया आने वाले समय में किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, किस तरह से जीत प्राप्त करते हैं और आने वाले समय में 23 फरवरी के बाद क्या सुनवाई होती है, राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। विक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती हैं या उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पंजाब में चुनाव 20 फरवरी को होने जा रहे हैं और इनका परिणाम 10 मार्च को हमारे सामने होगा। अब हम अगली खबर पर रुख करते हैं। कल यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जारी होने जा रहा है। बजट के ऊपर हमारी सभी की नजरें होंगी। क्या व्यापारियों को राहत मिलेगी? बड़े या छोटे व्यापारी क्या स्थितियों में देखेंगे? गृहिणियों को क्या राहत मिल सकती है? सेवानिवृत्त मुलाजिमों पर क्या नजर होगी? क्या आयकर की सीमा बढ़ाई जाएगी? इन पर सभी पर नजर रहेगी और खास करके विपक्षी दलों का क्या तेवर रहेगा, इसके ऊपर हम धर्मेंद्र जी से जानने का। जी बिल्कुल शाही जी, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही वो सेशन स्टार्ट हो जाता है और कल बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश होगा। लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हैं 5 राज्यों में, तो लोगों को राहत मिल सकती है। बजट में थोड़ा सा लोगों के पक्ष की बात भी हो सकती है और मुख्य रूप से किसानी का मुद्दा भी उसमें उठाया जा सकता है और साथ ही पेगासस जासूसी मामला था जिसके ऊपर भी काफ़ी जो माहौल गर्म रहा। लेकिन कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है कि अमेरिका की एक अखबार ने पूरी तरह से एक रिपोर्ट नशर की जिसके ऊपर दोबारा से माहौल गर्मा गया है और सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन भी डाल दी गई है पेगासस जासूसी मामले के ऊपर। उसमें भी सुनवाई होनी है, तो इसी के चलते यह मुद्दा भी बजट सेशन में उठाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा होगा और एक एयर इंडिया कोई बिक्री हो रही है उसका भी मुद्दा उठाया जाएगा। इसी के चलते लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से भाजपा का ग्राफ है, भाजपा का विरोध हो रहा है लगातार किसानों की ओर से, किसान भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसके चलते भाजपा नहीं चाहती कि 5 राज्यों में उनका नुकसान हो। खासकर उत्तर प्रदेश व पंजाब में वो नुकसान नहीं चाहती भाजपा। तो इसके चलते अब देखना होगा कि लोगों को क्या राहत मिलती है। लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं कि चुनाव के चलते भाजपा सरकार, केंद्र सरकार उन्हें राहत दे सकती है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र जी। इसके ऊपर एक चीज और भी स्पष्ट सामने आ रही है कि कुछ समय पहले चीन ने एक हमारे युवक को कैद में ले लिया था। क्या यह भी मामला विपक्षी दलों की ओर से उठाया जाएगा? देखिए जी, जो होने वाली चीज है उसके बारे में हम संभावनाएं जता सकते हैं कि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि कौन कौन सा मुद्दा उठाया जा सकता है। अब कल बजट पेश होगा, उसके बाद पता चलेगा कि लोगों को राहत मिलती है, कौन सा मुद्दा उठाया गया है, किस मुद्दे की बात की गई है, ये आने वाला समय बताएगा। कल 1 फरवरी के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी, हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश पर तापमान गिरावट पर है। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बर्फबारी होने के कारण काफी स्थिति गंभीर हो चुकी है। इसके कारण वहां पर भारी नुकसान की भी खबरों की जानकारी सामने आई है। इसके ऊपर हम धर्मेंद्र जी से रुख स्पष्ट करते हैं। जी बिल्कुल शाही जी, जिस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, बर्फबारी, भारी बरसात के कारण हिमाचल में पूरी तरह से लोग पटरी से नीचे उतर चुके हैं। लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी से नीचे उतर चुकी है। इसी के चलते ही सरकार का, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से कहा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है बर्फबारी के चलते। विभिन्न जो विभाग हैं उनका नुकसान हुआ है। अकेले लोक निर्माण विभाग की बात की जाए तो उनका रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इसी के चलते ही जल शक्ति विभाग है उसका 63 करोड़ का नुकसान हुआ है। और बात की जाए बिजली निगम की, बिजली बोर्ड की, तो 10 करोड़ के करीब उनका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बर्फबारी के चलते काफ़ी जो ट्रांसफार्मर से खराब हुए थे, उसके अलावा जितने भी पानी के स्रोत थे वो भी खराब हुए थे। तो इसी के चलते जो लोगों का नुकसान हुआ है, 16 के करीब कच्चे मकान थे लोगों के, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और इसके चलते ही 5 के करीब जो पक्के घर हैं और 63 के करीब जो कच्चे घर हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल है। और इसी के चलते ही
अब तक जितनी भी सड़कें वहां पे बंद हुई थी उनके ऊपर भी नुकसान हुआ है, राहत कार्यों के ऊपर भी पैसा खर्च हुआ है और 90% तक सड़कें दोबारा खोल दी गई हैं। और आंकड़ों की बात की जाए तो 1,500 से अधिक सड़कें इस बर्फबारी के दौरान बंद हुई थी और कुछ इलाकों का, हिमाचल के जो इलाके थे उनका शहरों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था, ब्लैकआउट हो गया था। बिजली पानी की कमी से लोग जूझने लगे थे। जहां हम लोग पर्यटक हैं तो पर्यटक जाते हैं कि बर्फबारी का आनंद लेना है, वहां जाकर बारिश देखनी है, ठंड के मौसम में जाना है, लेकिन जो हिमाचल के लोग हैं उनके लिए बर्फबारी का जो सीज़न होता है वो क़यामत ही लेकर आता है। काफ़ी नुकसान उनको झेलना पड़ता है, सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ता है। जी धर्मेंद्र जी, इसके ऊपर एक छोटी सी बात और मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि क्या उनको ज़रूरत की वस्तुएं जैसे दूध, पानी या खाद्य पदार्थ की सप्लाई पूर्ण हो रही है? बिल्कुल जी, लोग जो हिमाचल के हैं वो खुद के ऊपर डिपेंड हैं। छोटे छोटे जो घर हैं लोगों के, छोटे छोटे खेत हैं, उन्हीं के हिसाब से ही सारा कुछ होता है। लोगों ने अपने पशु भी रखे हुए हैं और मुख्य रूप से कांगड़ा की बात की जाए, काफ़ी बड़ी वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है, तो कांगड़ा में आपको डेयरी की दुकानें बहुत कम मिलेंगी। जो पैकेट वाली सप्लाई आएगी, वेरका की आती है, जो और भी अमूल वगैरह होते हैं उनकी, आपको खुली डेयरियां नहीं मिलेंगी जी। लोगों के घर में जितने भी पशु रखे हैं उन्हीं से ही आस पड़ोस में दूध दिया जाता है, उसी के उत्पाद बनते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन जहां पर पंजाब से या और इलाकों से सामान जाता है तो सड़कें बंद होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, महंगाई भी बढ़ जाती है इसके चलते। लेकिन अब मैंने बता दिया कि 90% तक जो सड़कें हैं वो खुल चुकी हैं। जी, हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बीते 2 साल से महामारी के चलते स्थितियां बहुत गंभीर हुई हैं। केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व ही इससे प्रभावित हुआ है और खास करके स्कूली एजुकेशन जो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी कि अगर स्कूलों की स्थितियों को ना सुधारा गया तो ये स्कूलों की शिक्षा का स्तर पिछले 10 साल पीछे चला जाएगा। इसके ऊपर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं, उनके बारे में रुख स्पष्ट कीजिए। देखिए शाही जी, जिस तरह से महामारी का सामना किया है सबने, दोबारा लहर आई महामारी की, तो इसी के चलते ही फिर से सरकार की ओर से पाबंदियां लगाई गई। लोगों को कहा गया कि अपना बचाव करें, अलग अलग रहें, तो इसी के चलते स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब सरकार फिर से स्कूल खोलने जा रही है। कई राज्यों ने फैसला लिया है, राजस्थान, हरियाणा फैसला ले चुके हैं। कल यानी 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। 10वीं 12वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो अन्य क्लासें हैं उनके भी स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी विचार कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं और साथ ही साथ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और जो बच्चे 15 साल से ऊपर के हैं वो अगर ऑफलाइन क्लास लगाने के लिए स्कूल में आते हैं तो उनको एक तो उनके माता पिता की ओर से सहमति पत्र देना होगा कि अनुमति पत्र कि हमारे बच्चे के हम खुद जिम्मेवार हैं अगर उसको कुछ होता है, और साथ ही वैक्सीन की 1 डोज कम से कम लगी होनी ज़रूरी मानी जाएगी, इसलिए वो स्कूल में आ सकता है। काफ़ी जो राहत है बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जाएंगे तो जो शिक्षा का सुधार है वो होगा। जी धर्मेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हमारे सामने आई है, वो है रैपिड रेल कॉरिडोर जो दिल्ली की ओर से निर्मित किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर रोहतक तक ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए शाही जी, काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर है दिल्ली वासियों के लिए, साथ ही रोहतक वासियों के लिए। और रास्ते में एक सांपला जगह पड़ती है और दूसरा बहादुरगढ़, इनके जो लोग हैं इनका जो सफ़र है कम हो जाएगा। जो आपने पहले बता दिया है कि रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके ऊपर जो ट्रेन चलेगी वो चलेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और इसके लिए जो बनाई जा रही है, सारी विधि बनाई जा रही है, किस तरह से इसका चलन होगा, पूरी तरह से कहा जाए तो डीपीआर इसकी बननी शुरू हो चुकी है, जिसे कहा जाता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो बननी स्टार्ट हो चुकी है। किस तरह से रूट रहेंगे, किस तरह से इसका चलन किया जाएगा, किस तरह से लाइन बिछाई जाएगी। और बड़ी बात यह होगी कि लोगों को हर मौसम में इस रेल सेवा का लाभ मिलेगा। लोगों का जो समय वो भी बर्बाद नहीं होगा, चंद ही पलों में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। जी, ये था हमारा खुलासा न्यूज़ प्रोग्राम का एक खास एपिसोड। हम फिर एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे कल फिर एक नए एपिसोड में। मैं
सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू का स्टूडियो में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। जी धन्यवाद जी। हो गया।